भावेश सर, वेलकम। नमस्ते रूपाली मैम, बहुत 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 नमस्कार जी। खान साहब भी सर, हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। दिस हॉनर हॉनर मैम, हॉनर जी। ओके, so respected Dr. Bhavesh sir, guest speaker of today's session, Professor Sanjeev Agrawal, CEO of Sir Shantilalji Badjate Charitable Trust, Dr. S.L. Badjate, Principal, SB Jain Institute of Engineering and Technology, Dr. P.B. Thote, Dean Academics, Professor Abdul Ghaffar, Head of the Department of First Year Engineering, all my colleagues and my dear students. Welcome you all in today's second session. Willpower plays an important role in our life, and acquiring a willpower mindset is a journey and not a leap. Thoughts are not facts. By changing your thinking, if you can change negative thoughts to positive, then whole new world is possibilities opens up to you. One is never born great. It is the willpower and the action that make one great. And the beautiful example is Dr. Bhavesh Bhatia. Dr. Bhavesh Bhatia is an entrepreneur and founder of Sunrise Candles Mahabaleshwar. Sunrise Candle is a candle making company run by visually disabled people. Bhavesh sir has been participating in Paralympic category of games and has won 117 NBA IBSA medals. He has won 39 state awards, 26 national level awards, including a President National Award and 6 international awards. Oh my God. I know my words will fall short. So, sir, we are eagerly waiting to listen you. Please, sir. थैंक यू रूपाली मैम, बहुत धन्यवाद मैम। और इतने प्यारे इंस्टीट्यूट से मुझे जोड़ने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो भी मान्यवर आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनको कोटि कोटि वंदन करता हूं। और खरे अर्थ में जो विद्यार्थी मित्र जुड़े हुए हैं, बस आप ये इस तरह से मुझे सुने कि कोई ये भाषण या कोई स्पीच नहीं है। बस मैं तो नागपुर यूनिवर्सिटी से, मेरी भी एमए इकोनॉमिक्स और एमए साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी हुई। वहीं से करीब 150 किलोमीटर दूर गोंदिया में मेरा स्कूल और कॉलेज पूरा हुआ। इसलिए आप सबके साथ तो बड़ी घनिष्ठता का संबंध है। लेकिन शुरुआत में मैं ये आप सबसे जुड़कर जो एनर्जी और जो जबरदस्त ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूं, इसके लिए शुरुआत में मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि कोरोना के इस अंधेरे में भी, रूपाली में मेरी आवाज बिल्कुल पहुंच रही है आप तक? ठीक ठीक? यस सर। Yes, sir. You are clearly audible, sir. Please go ahead. थैंक यू सर। तो शुरुआत में जो ये ऊर्जा और जो एनर्जी आप सबकी उपस्थिति से मैं महसूस कर रहा हूं, इसके लिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि कोरोना के इस अंधेरे में भी आशा की दीपावली कायम रहे और इस बड़े से शहर में उम्मीद की कली कायम रहे। और परछाइयां कहने लगी कि यही तो समय की रीत है, बीमारी चाहे जो भी हो, जिंदा दिली कायम रहे, जिंदा दिली कायम रहे। और इसी जिंदा दिली के साथ हम आगे बढ़े। जो फर्स्ट ईयर में हम प्रवेश कर चुके हैं, आगे एक पूरा सुनहरा भविष्य हमारे साथ है। तो एसबी जैन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का भरपूर फायदा लेते हुए इन सभी मान्यवरों का, आप ज्यादा से ज्यादा उनके नॉलेज का उपयोग करते हुए आप सभी विद्यार्थी मित्र बस आसमान की बुलंदियों को छुए, यही मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मार्क ट्वेन बड़ी प्यारी बात कहते थे कि इंसान 2 बार पैदा होता है, एक तब जब उसका एक बायोलॉजिकल जन्म होता है और दूसरा जब उसे अपना विजन मिल जाता है। तो दोस्तों, बस ऐसा एक विजन हम ढूंढे कि किस क्षेत्र में कहां हमारा टारगेट है, उस मंजिल, उस लक्ष्य, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उस विजन को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े। लेकिन होता ऐसा है कि हमारा मोटिवेशन, हमारी प्रेरणा कहीं और
किसी और में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके विपरीत हम सब ये कहते हैं कि बस हमें भी उसी ताकत ने पैदा किया, वो तमेव माता पिता तमेव, कई बार हम कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब उस ताकत ने, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड पूरी पृथ्वी को बनाया, उसी ने हमें भी पैदा किया हुआ है, तो ये बट नेचुरल है कि पूरी की पूरी ताकत एक डीएनए के रूप में हमारे अंदर समाई हुई है। लेकिन होता ऐसा है कि कुछ संजोगों और समय के थपेड़ों के चलते वो ताकत या अंदर छुप कर रह जाती है। बस उसको ढूंढ कर बाहर निकालने की जरूरत है। और आपका इतना प्यारा इंस्टीट्यूट खरे अर्थ में उस छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने के लिए बड़ा अग्रसर है। मैं आप सभी मान्यवरों का इसके लिए बड़ा धन्यवाद करता हूं। और रही बात ये अंध, अपंग, लाचार, बेचारा शब्दों की, मैं सिरे से नकारता हूं इन शब्दों को। अरे 21वीं सदी में इस तरह से कोई प्रॉब्लम है भी तो बहुत कुछ करने के लिए है, पूरा जागृत समाज हमारे साथ में है। लेकिन तकलीफें और परेशानियां तो उस दिन होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। दोस्तों, मेरे इन 28 सालों का जो अनुभव है, ये जिंदगी में जो हर्डल्स, फीडबैक कर तकलीफें, परेशानियां आती है, इससे मेरी जिंदगी में मैंने इतना ही पाया कि हमारे जीवन में इन सब से सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। दोस्तों, तो हम निखरने की ओर आगे क्यों न बढ़े? बिखरने का इतिहास रटने से ज्यादा हम निखरने का इतिहास रचने की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? और कवि मन इन तकलीफों और परेशानियों पे क्या खूब कहता है कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को, अरे कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को, कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा है, फूलों को खिलते देखा है। दोस्तों, मेरी जिंदगी में अगर एक सेलिब्रेशन, त्योहार या उत्सव की बात याद करता हूं तो मुझे वो 6 साल का छोटा सा भावेश याद आता है, जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। उन दिनों ऐसे सर्व शिक्षण अभियान की कोई खास व्यवस्था थी नहीं, बड़ी परेशानी हुई माता पिता को मुझे उस नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाने में। डैडी तो दिहाड़ी मजदूर थे, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी, लेकिन माँ की इच्छा थी कि किसी ब्लाइंड या स्पेशल स्कूल में न पढ़ते हुए मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ूं। दाखिला मिला, शायद उस छोटे से एक झोपड़ी नुमा हमारे 10 बाय 10 के कमरे में, घर में एक उत्साह, एक त्योहार सा वातावरण लेके आया। लेकिन स्कूल के पहले दिन से समझ में आ गया कि कहीं तो भी गड़बड़ है। आपको दिखता नहीं, आप किताबें नहीं पढ़ पाते, आप ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाते, चलो साइड पे बैठो, एक कोने में बिठा दिया जाता। मुझे भी लगता कि मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं ग्राउंड पर जाके, मैं भी क्रिकेट खेलूं। लेकिन मेरे हिस्से और जो मेरे विद्यार्थी मित्र थे उस स्कूल में 3,500-4 हजार के करीब, उनकी किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा और भी काम ही नहीं आता, एक कोने में बिठा दिया जाता। लेकिन ये कोने में बैठे बैठे ये जो ऊर्जा, ये एनर्जी रूपाली में बच गई, वो घर में उस छोटे से कमरे में किसी क्रिएटिविटी के रूप में बाहर आना शुरू हुई। उस 10-12 साल की उम्र में कहीं से गिल्ली मिट्टी लाओ, उस क्ले में से अलग अलग शेप देने की कोशिश करना, कहीं बाम्बे ढूंढ के लाओ, कैंची छुरी ढूंढो, उसमें से पतंग की बड़ी बड़ी कमानी बना, बड़े बड़े काइट्स बनाना, जो राइस मुझे पिरोसा जाता उसे छुपा कर रख देता, फिर वो कांच चूरा करना और मांझा बनाना, पूरा घर मैसअप हो जाता, बड़ी पनिशमेंट भी मिलती। लेकिन बस कोशिश यही रहती कि जो समाज, जो सोसाइटी हर बार मुझे कोने में बिठा देती, उनके सामने मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। उन दिनों स्कूल में लड़ाई बहुत होती, क्योंकि उस 12-14 साल की उम्र में और जो विद्यार्थी मित्र थे वो ब्लाइंड अंधा अंधा करके चिढ़ाते और बड़ी लड़ाई होती। यूनिफॉर्म फाड़ के घर पे जाना, किताबें कोने में फेंकना, रोने की शुरुआत के बहुत हो गया, कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उन दिनों मेरे सर पर हाथ फेर कर एक ही बात कहती कि भावेश, तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डालकर रो। अरे घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हटके करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तू नहीं देख सकता, एटलीस्ट वो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। अब बात निकली है तो मैं पूरी बात आपको डिटेल में बता दूं, कुछ रिसर्च की भी बात बता दूं दोस्तों, कि जब माँ सर पर हाथ फेरती है ना तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीबी सर पर हाथ फेरती तो आप देख रहे हो मेरी हालत क्या हो चुकी है अभी यहाँ एक साइड से। अगले बार जब मिलूंगा तो कुछ गर्लफ्रेंड वाले भी रिसर्च आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। लेकिन माँ के आशीर्वाद ही थे कि उन दिनों विथ
एक साइटेड फ्रेंड जिसको एक ही पैर था, 8th स्टैंडर्ड से हमारी दोस्ती हो चुकी थी। तो 10वीं के बाद कुछ अलग करने के चक्कर में माँ के ब्लेसिंग्स भी मिले, हम दोनों ने टेंडम साइकिल बनाई, डबल पेडल साइकिल। उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, क्योंकि वो साइकिल पेडलिंग तो कर नहीं पाता, पीछे बैठ के मैं पेडलिंग करता, उस दूसरे पेडल जो हमने फिट किए हुए थे पीछे की व्हील को। और गोंदिया महाराष्ट्र से नेपाल काठमांडू और वापस गोंदिया हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त में माता पिता महाबलेश्वर, जो बड़ा प्यारा हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का, आप सब जानते हैं, पुणे से 120 किलोमीटर पे, तो माता पिता महाबलेश्वर स्थायी हो चुके थे। एक छोटा सा काम भी था डैडी के पास में, जो सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने सालों तक बूंद बूंद करके मेरे लिए पैसे जोड़े, छोटी सी जमीन, छोटा सा घर भी बांधा, जो पुश्ते नहीं मिला वो भी उनके पास थोड़ा बहुत था। मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि कब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो और मैं महाबलेश्वर जाऊं, तीनों इकट्ठा रह सके, लेकिन शायद कुछ और मंजूर था। मेरे सेकंड ईयर आते आते पता चला माँ को 4th स्टेज पे ब्लड कैंसर है, और बस वहां से दुनिया ही बदल गई दोस्तों। और वैसे भी ये तकलीफें आती हैं तो अकेली नहीं आती, पूरी झुंड के रूप में आती, पूरी टोली की टोली तकलीफों की आती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ 50-50 हजार के इंजेक्शन आते थे माँ की कीमोथेरेपी के लिए, टाटा हॉस्पिटल में उसकी ट्रीटमेंट चलती थी। इन सब परेशानियों के चलते डैडी जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे, उनको संभालना था। दोस्तों रिश्तेदारों से तो जितना लाखों रुपए का कर्जा उठाया जा सका उठाया, अंत में तो उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। जो घर जमीन जो कुछ था हमने पौने पौने दामों में बेचा, क्योंकि एक ही मकसद था, अपने आप को बेचना पड़े लेकिन माँ को बचाना है। ट्रीटमेंट पूरी हुई लेकिन माँ को नहीं बचा सके। यहाँ लाखों रुपए का कर्जा था, जो छोटा सा घर था वो भी बिक चुका था। मैं और डैडी बिल्कुल फुटपाथ पे थे। बड़ी मुश्किल से एक भाड़े का छोटा सा एक कमरा जुटाया गया। और तब जो ये बचपन से क्रिएटिविटी की चाह थी, कुछ 14-15 साल की उम्र में फैंसी कैंडल हाथ में लगी थी। और जब मुझे पता चला कि मुंबई नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB इंडिया के किसी पुनर्वसन केंद्र में कुछ ऐसी कैंडल ट्रेनिंग दी जाती है, मैं वहां पे पहुंच गया। क्योंकि मैं नौकरी करना चाहता नहीं था, माँ के जो आखिरी शब्द थे वो मुझे बड़ा प्रोत्साहित कर रहे थे कि भावेश कुछ अलग करना, कुछ हटके करना। और इसी चक्कर में मैं मुंबई NAB इंडिया में पहुंचा। जो संस्था 1945 से वेलफेयर का दावा करती थी ब्लाइंड लोगों का, उन्होंने मुझे देख के रिजेक्ट कर दिया कि जिस कैंडल का आप उजाला नहीं समझ सकते उसको बनाओगे कैसे। उन्होंने कहा आप एक काम करें, एक मसाज का नया कोर्स हमने शुरू किया हुआ है, बॉडी मसाज का, वो सीख लो। अब कुछ तो करना था, मैंने बॉडी मसाज सीखी। साथ साथ में जो बेसिक ट्रेनिंग मुझे कैंडल मैन्युफैक्चरिंग की मिली वो भी मैंने वहां पे सीख ली। और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद महाबलेश्वर लौटा। मुझे कैंडल इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए सिर्फ 5000 रुपयों की जरूरत थी, लेकिन बैंकों के पास वो भी नहीं थे। वैसे भी बैंकें उन्हीं को कर्जा देती है जिनको खरे तौर पर उनकी जरूरत नहीं होती। मेरे साथ भी यही हुआ। जब ये मसाज का जो एक स्किल मेरे पास थी, उससे मैंने आजू बाजू के होटल और रिसोर्ट्स में महाबलेश्वर हिल स्टेशन पे एज ए मसाजिस्ट काम करते हुए 5-10-20 करके 5000 रुपए जोड़े। उस 5000 रुपए में से मैंने एक सादी मोमबत्ती की डाई जो 24 कैंडल प्रोड्यूस करती थी, कास्टिंग की डाई, और जो पैसे बच गए उसमें से 20 किलो कच्चा माल मैंने सनराइज कैंडल की नींव रखी। लेकिन दोस्तों जब तक हम चीजें बनाई हुई बेचे नहीं, काम आगे कैसे बढ़े, ये साइकिल आगे कैसे बढ़े। तो महाबलेश्वर के फुटपाथ पे मेरा एक दोस्त जो सुबह से शाम तक एक हैंड कार पे, एक हाथ गाड़ी पे अपनी चाय की दुकान लगाता, उससे 50 रुपए रोज पे एग्रीमेंट कर लिए। इस 50 रुपयों में और दिन भर की बनाई हुई कैंडल के साथ मुझे शाम को उस हैंड कार पे खड़ा कर देता, और मैं रात को 10-11 बजे तक मेरी बनाई हुई कैंडल जो आए हुए पर्यटक होते हैं उनके सामने बेचने की कोशिश करता। लेकिन उस हैंड कार्ड पे दोस्तों एक में वो काम जो मैंने सबसे सही किया, वो लगता है कि जो भी कस्टमर सामने आए उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर, मैंने उनको अपना बस दिल से जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि मेरे MA इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने उन दिनों मुझे एक ही सलाह दी थी कि देखो भावेश, तुम एक अच्छी गुजराती परिवार से आते हो जो अक्सर बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है, बिजनेस में सफल होना है और कुछ ठीक ठाक करना है, तो हमारी एक बात ध्यान रखो, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं। तुम बड़े इमोशनल किस्म के इंसान हो, लेकिन आज सालों बीत गए कॉलेज छोड़े, आज तक मैं उन
आपकी बातों को समझ नहीं पाया। मैं समझता हूँ बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है ना, तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग प्रकृति ने भले सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार वो संजोगवश पैर से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि यहाँ दिल भले लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। हर कस्टमर को मैंने दिल से जोड़ा, उनको मैंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी का काम तो उन्होंने ही किया दोस्तों। जो कपल होके आते थे, आज सालों बाद भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सनराइज कैंडल के साथ जुड़े हुए हैं। अपने बच्चों को लेके आते हैं, जो बच्चों के साथ आए वो और लाखों नए कस्टमर सनराइज कैंडल के साथ जुड़े। एक बड़ी प्यारी घटना मैं ये कस्टमर के साथ के जुड़ाव वाली कहना चाहूंगा आपके साथ, कि वो आपको किस तरह से आगे लेके जाने में बड़ी मददरूप होती है। आप सब भी अपनी इस पढ़ाई पूरी करने के बाद, आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आप जरूर आपका कोई स्टार्टअप शुरू करोगे, आपका फैमिली बिजनेस आप ज्वाइन करोगे। लेकिन मित्रों, ये कस्टमर का जुड़ाव बड़ा जबरदस्त है। कब क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये छोटी सी घटना जरूर उसके साथ वाली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन दिनों मैं कस्टमर बिहेवियर पे काफी रिसर्च करता हूँ उस हैंड कार्ड पे, और सामने आया हुआ कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को छूकर या आपस में क्या बात करता है, उस तरह से मैं अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी स्किल भी डिजाइन करता। कई बार ऐसा होता दोस्तों कि जो कपल आता और को बड़ा इंसिस्ट करता, भाई के हाथों से भी बड़े चूड़ियों की ढेरों आवाज आती होती, और बड़ा इंसिस्ट करता होगा, देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सबके लिए खरीद लो। वैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से शॉपिंग के लिए इंसिस्ट नहीं करता, आप सब जानते हैं। लेकिन वहां होता, और सामने जो चूड़ियों की आवाज आती ढेरों, वो मुझे बिल्कुल मेरे कस्टमर बिहेवियर मुझे तुरंत तुरंत बता देते कि सामने खड़ा बंदा अभी नया नया शहीद हुआ लगता है, उसको शादीशुदा जिंदगी की कोई खास अभी अनुभव है नहीं। और ऐसे कपल का आना, वही चूड़ियों की आवाज, वही इंसिस्ट करना शॉपिंग के लिए। जट से उस हैंड कार्ड को क्या एक विचार आया, मैंने उस हैंड कार्ड से एक छोटा सा फ्लोटिंग फ्लावर था 60 रुपए वाला, मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट देनी चाहिए। थोड़ा हेजिटेट भी हुई, लेकिन मेरे आग्रह के सामने व्यूवर्स थे। जो दूसरी कैंडल खरीदी उसके दाम चुका है, बाजू में जो जिस दुकान के इस किराने की दुकान थी उसके बाहर में अपनी ये हैंड कार्ड लगाता था, उसका केयर ऑफ नंबर भी उन्होंने लिया। 15 दिन के बाद उनके तरफ से फोन आया। मैं कुछ कहूं उनके पहले उन्होंने कहना शुरू किया, आपने मुझे पहचाना, वो वेडिंग गिफ्ट आपने दी थी। हाँ सर, क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मुझे बिल्कुल याद है। देखो मिस्टर भाटिया, मैं आपको मेरा कार्ड नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पुणे इंफोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ। एक कुछ महीने भर के बाद हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा हुआ है, और जिसमें आपका बिना पूछे मैंने फेज 1 फेज 2 में आपके लिए स्टॉल की व्यवस्था कर दी है, आपके रहने खाने की सब व्यवस्था हो चुकी है। बस ला सको इतनी कैंडल लेके आओ। करीब 24,000 एम्प्लॉय हैं, ये ध्यान रखना। मैंने उनको बड़े धन्यवाद कहे, इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मैंने मार्केट जाना बंद किया, दिन रात मेहनत करके मैंने कैंडल्स बनाने शुरू किए। उन दिनों 50-60 डिजाइन, मैं फैंसी कैंडल डिजाइनर कैंडल्स बना लिया करता था, अलग अलग खुशबू वाली। और तय दिन पूरा स्टॉक 2 गाड़ियों में भरकर कुछ दोस्तों को वॉलंटियर के तौर पर लेकर हम इंफोसिस पहुंच गए पुणे, जैसे उन्होंने वादा किया था। सब व्यवस्था उन्होंने करके रखी थी। लेकिन एक बड़ा प्यारा काम किया था कि हर एक एम्प्लॉय को उन्होंने मेल करके मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। उन्होंने बड़ा आग्रह किया था उस मेल में कि आप किसी और स्टॉल पे जाओ मत जाओ, इस कैंडल के स्टॉल पे जाना। और उनकी इस नेटवर्किंग का ये फायदा हुआ कि 3 दिन के एग्जीबिशन में 2.5 दिन में, करीब तीसरा दिन शुरू होते होते ही हमारे सब प्रोडक्ट खत्म हो चुके थे। लास्ट में तो कुछ एक एक पीस हमने रख दिया था सिर्फ ऑर्डर बुक करने के लिए। कंपनी ने भी काफी, दिवाली करीब थी तो अपने कॉर्पोरेट गिफ्ट्स के भी काफी ऑर्डर दिए, और इतना जबरदस्त काम मिला कि जो ले चुके थे हम कैंडल वो तो सब खत्म हो चुकी थी तीसरे दिन की शुरुआत में। लेकिन उस 60 रुपए वाले फ्लावर ने ऐसा कमाल किया, जो कभी मैंने उस कपल को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था, कि जब हम इंफोसिस से वापस लौटे तो 19 लाख रुपीस का बिजनेस लेके लौटे दोस्तों। तो ये कब कस्टमर आपके साथ में क्या जबरदस्त कमाल कर दे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस छोटी सी हैंड कार्ड पे एक बात ऐसी घटी जो दोस्तों, जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल के रख दिया। उन दिनों नीता मेरी धर्मपत्नी मुंबई से एज ए टूरिस्ट आई हुई थी। मुझे अकेला देखकर उन्होंने 17-18 दिन रोज शाम को आकर मुझे उस हैंड कार्ड पे हेल्प की। और
जब भी उस हैंड कार पे होते, काफी आपस में बातें भी होते। 8 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस थी वो मुंबई से, लेकिन बस वो चाहती थी कि वो मुझे हेल्प करे वहां पे हैंड कार पे। तो रोज शाम को वो जुड़ती मुझसे उस हैंड कार पे, काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। लेकिन 19वें दिन उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। मैं भी शायद उन दिनों जरा ज्यादा ही हैंडसम हुआ करता था, लेकिन इस प्रस्ताव के पीछे उसने जो बात कही, एक एक शब्द मुझे आज भी याद है कि भावेश, मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कोई बात ही समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ 18 दिन इस हैंड कार्ड पे आपको मदद करते करते अब खरे अर्थ में मुझे मेरी जिंदगी का विजन मिल चुका है। हम दोनों एक होते हैं। आपके पास एक बड़ा जबरदस्त आर्ट है, लेकिन आपको एक खरे अर्थ में सपोर्ट की, एक साथी की जरूरत है। हम दोनों मिलकर ऐसे हजारों लाखों हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग मित्र हैं, उनके लिए काम करते हैं। मैं ना नहीं कह सका, हमने तो उस फुटपाथ पे आपस में एग्रीमेंट कर ली, लेकिन वहां पीछे विलन बहुत थे। वो कहाँ मानने वाले थे। उनके माता पिता को तो हम कन्विंस कर पाए, लेकिन और इन लॉज थे, उन्होंने शर्त रख दी अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद शादी करेंगे। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा। वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहाँ मानने वाला था। बड़ा ढीठ किस्म का इंसान था। हर हफ्ते बॉम्बे पहुंच जाता उससे मिलने के लिए कि कहीं वो अपने विचार ना बदल दे। और लेकिन हर हफ्ते बॉम्बे जाते हुए पैसे कहाँ से निकालूं, क्योंकि किराया भी लगता था बस का। तो आजू बाजू के जो स्ट्रीट होकर थे और फेरी वाले थे, उनके उधार के पैसे लेके मैं बॉम्बे जाता और उससे मिलने की कोशिश करता। लेकिन दोस्तों, इन उधार के पैसों में स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में उस 8-9 घंटों के सफर में बॉम्बे पहुंचते पहुंचते मेरे दिल की हर धड़कन से यही बात निकलती थी। मैंने उन दिनों जो 5-5.5 हजार अब तक शायरियां लिखी, अधिकतर शायरियां मैंने उस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में लिखी दोस्तों। और सामने इतने सारे बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी मित्र मुझे सुन रहे हैं, बस मेरे इन बातों का आप रट्टा लगा लीजिएगा, आप यादें कर लीजिएगा। भविष्य में आपको इन लाइनें बड़ी काम आने वाली है। और बॉम्बे उस उधार के पैसों में बॉम्बे पहुंचते पहुंचते मेरे दिल की हर धड़कन यही बात कहती थी कि में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। कई बार लगा कि कुछ गिफ्ट ले लूं उसके लिए, फिर लगता मेरी छोटी सी गिफ्ट उसकी उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखेगी। फिर लगा कुछ फ्लावर ही खरीद लूं। लेकिन साल भर हर हफ्ते में उससे मिलने गया, लेकिन एक भी फ्लावर में उसके लिए नहीं खरीद सका। क्योंकि जब जब मैंने उसके लिए फ्लावर खरीदने की बात सोची, दिल की गहराई से एक ही बात निकली कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं। खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है। उसको क्या गुलाब दूं, उसको क्या गुलाब दूं। अब बात निकली है तो पूरी बता दूं। मुंबई में गार्डन में किसी पेड़ के नीचे जब उसका अनायास हाथ मेरे हाथ में आता, उन दिनों उसको मैंने इतना ही कहा था कि फिर हथेली पे लकीरों का समंदर देखूं, ला तेरा हाथ उसमें मैं अपना मुकद्दर देखूं। 1 साल पूरा हुआ, मैं नहीं चाहता था कि वो अपने घर से 1 रुपया भी लाए। मेरी इन भावनाओं को उसने समझा और महाबलेश्वर के स्कूल, किसी स्कूल के क्लासरूम में हमने दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न की। तीसरे चौथे दिन से हमने उस हैंड कार्ड पे वापस अपने जीवन की शुरुआत की। लेकिन एक गिल्ट, एक जिल्लत बिल्कुल थी कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े थे खान साहब, वो किसी तरह से भी पूरा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हम यहाँ पे खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते उस हैंड कार्ड पे, तभी लकड़ियां पटकते हुए और हमारे दृष्टिबाधित मित्र थे वो भिक्षा मांगते हुए वहां से निकल जाते। पता नहीं उनको कहाँ से खबर हो जाती कि महाबलेश्वर में टूरिस्ट सीजन भरी हुई है, अच्छा खासा हमें दान दक्षिणा मिलेगी। तो दूर दूर के राज्यों से हमारे दिव्यांग मित्र वहां पे भिक्षा मांगने के लिए आ जाया करते थे। और ये बड़ा दुखद था। ऐसे ही 5 मेरे ब्लाइंड मित्रों को हमने समझाकर घर पे लेके गए। 300 रुपये रोज का वादा और रहने खाने की व्यवस्था का वादा करके हमने उस घटिया काम से उनको बाहर निकालते हुए मैं और मेरी वाइफ नीता उसको घर पे लेके गए। दूसरे दिन हमने 8 कमरे का एक भाड़े का वर्कशॉप भी हमने ले लिया भाड़े पे, कि 4 कमरे मैन्युफैक्चरिंग और
दूसरे 4 कमरे हमारे इन भाई बहनों को रहने के लिए। लेकिन ये ब्लाइंड लोगों का नेटवर्क इतना फास्ट होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। तब लगा कि ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि रोज के 300 रुपये देना, रहने खाने की व्यवस्था, जगह का भाड़ा देना था, और बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार थी, तो कैसे हो जाता मुमकिन, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स की थप्पियां लग जाती थी और बेचने के लिए छोटी सी सिर्फ हाथ गाड़ी भरती हमारे लिए। और तब लगा कि आज नहीं तो कल इस व्यवस्थाओं को बंद करना पड़ेगा, इस समाज सेवा को बंद करना पड़ेगा। और उन दिनों मुझे बड़े बुजुर्गों की बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी, जो अक्सर गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, उनको अक्सर सुनना पड़ता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। दिमाग में तो उनकी बात बिल्कुल चल रही थी, लेकिन दिल की गहराई से एक और बात आ रही थी कि ये क्या बात हो गई, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। अरे उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें? हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? और इन विचारों ने एक जबरदस्त प्रेरणा दी। उन्हीं दिनों मैंने अब्दुल कलाम साहब की बड़ी खूबसूरत एक स्पीच थी जो मैंने रेडियो पे सुनी थी। अक्सर ब्लाइंड लोगों का रेडियो बड़ा प्यारा दोस्त होता है, लेकिन उस स्पीच की एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी कि उस लाइन को मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया। क्या जबरदस्त लाइन कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। और इन लाइनों से प्रेरणा लेकर एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक लीन, एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए हमने आगे बढ़ना शुरू किया। जहां एक और कमरा मिला, हमने तुरंत तुरंत हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ानी शुरू की। जहां एक टेबल मिल गई, हमने हमारे शोरूम बढ़ाने शुरू कर दिए। जो आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट से ब्लाइंड बच्चे थे उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। बात जब आजू बाजू के राज्यों में पहुंची तो सबको तो इकट्ठा महाबलेश्वर रखना मुमकिन नहीं था, तो हमने उन अलग अलग राज्यों में उनके लिए मार्केटिंग की जगह ढूंढनी शुरू की, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग जगह ढूंढनी शुरू की। नेताजी, मेरी पत्नी चाहती थी कि कंपनी में कोई भी मालिक नौकर न हो, तो हमने इस तरह से डिजाइन किया पूरे सनराइज कैंडल को। जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम था सब नंग पे डाला, जितना मार्केटिंग का काम था सब डिडक्शन पे। अब हमारे और कस्टमर के बीच में और कोई मिडलमैन ही नहीं था, या तो एक इंडिविजुअल विजुअल इंपेयर्ड या एक ब्लाइंड ग्रुप था जो हमारे लिए काम करता था। जितना आप बनाए उतना आपका, जितना बेचे उतना आपका। इस तरह से ये डिजाइन ऐसा हो गया कि हर कोई अपना 100% देना चाहता था, क्योंकि सबको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा था। और इसका फायदा ये हुआ कि जो कभी 1994 में एक सादी मोमबत्ती से हमने सनराइज कैंडल की शुरुआत की थी, आज 10,700 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। जो कभी 20 किलो से हमने शुरुआत की थी, अब गए साल की बात करें तो 2000 टन से ज्यादा कच्चा माल हमें कम पड़ गया। पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज मिलाकर 67 कंट्रीज में सनराइज कैंडल अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं। 14 राज्यों में 71 मेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 4,500 से ज्यादा रिटेल काउंटर हैं। शिरडी से तिरुपति तक, अंडमान निकोबार, मसूरी, नैनीताल, जहां भीड़ है, फुटफॉल है, टूरिज्म है, वहां वहां हमने हमारे रिटेल काउंटर शुरू किए। और आज सब मिलाकर 9,500 से ज्यादा मेरे दृष्टिबाधित मित्र, मेरे ब्लाइंड मित्र मेरे साथ में काम कर रहे हैं, बनाना बेचना करके। आज 9,500 परिवार अपने पैर पे खड़े हुए हैं। और हम ईश्वर खुदा को थैंक यू क्यों ना दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? और मेरे जो ये दृष्टिबाधित मित्र, जिनको कभी उनके घर संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेजकर वे उनके घर संभालने लग गए। दोस्तों, वसीले, पहचान से और सिफारिशों से तो बहुत काम मिल सकता है, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए। हमने बस उस क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट के साथ में आगे बढ़ना शुरू किया। हमारी टैगलाइन ही बनी कि लेट्स डोंट गिव सिंपैथी बट एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी शब्द है, ये संधि तक जो शब्द है, कभी आके हमारा दरवाजा नहीं खटखटाता, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाक्य हुआ जब रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से 2008 में हमें एक नेशनल अवार्ड घोषित हुआ। मुंबई बीकेसी में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में मान्यवर मुकेश अंबानी जी और नीता अंबानी जी के हाथों हमें ये अवार्ड दिया गया। वे तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर ने हमें रोके रखा और फंक्शन के बाद
अपनी ऑफिस मेकर चेंबर नरीमाइन पॉइंट ले जाकर मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि एमडी साहब की इच्छा थी कि कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है और हमारी अवार्ड कमेटी आके देख कर गई थी कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, तो बस इस कवर को रखो, बड़ा सा एक जगह लेकर आप बड़ी सी फैक्ट्री डालें, रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है, आप और पैसे चाहिए तो हमसे मांग लेना, हम जिंदगी भर आपके साथ जुड़े रहना चाहेंगे। पता नहीं माँ के संस्कार काम आ गए, मैंने झट से वो कवर उनको वापस देते हुए कहा नहीं सर, मुझे पैसों की नहीं, मुझे काम की जरूरत है। इतनी बड़ी कंपनी, कितने सारे सिस्टर कंसर्न, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल आप डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे, तो हमारे प्रोडक्ट का उपयोग आप क्यों नहीं करते? हमारे कैंडल्स में उजाला है, खुशबू है और पीछे हजारों हाथों को रोजगार जनरेट हो सकती है। ये बात उनको बहुत अच्छी लगी, हमने उनको पूरी तरह से कन्विंस किया और इसका नतीजा ये हुआ कि 2008 से टिल टुडे रिलायंस इंडस्ट्री की हर दिवाली गिफ्ट बनाने का हमें मौका मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्री के साथ साथ में जियो नेटवर्क, रिलायंस फाउंडेशन दृष्टि, ऐसी उनके कई कंपनियां हैं जिनके सभी दिवाली न्यू ईयर गिफ्ट्स हम बनाते हैं। अब मुझे बताइए, आप सब तो आने वाले होनहार उद्योगपति हैं, एक से बढ़कर एक इंटरप्रेनर आप यहाँ पे होंगे, आपके सब मान्यवर प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। इससे बड़ी इंटरप्रेनरशिप की बात, इससे बड़ी उद्योजकता की बात क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का या यूं कहें 51 लाख का चेक रिलायंस में इन्वेस्ट करके अब तक 2008 से टिल टुडे करीब करीब 115 करोड़ से ज्यादा का काम रिलायंस इंडस्ट्री हमें दे चुकी है। दोस्तों, रिलायंस का परचेस ऑर्डर आया तो और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस से हमें काम मिला, जब 2011 में आकाश अंबानी जी की शादी हुई तो मुझे और मेरी धर्मपत्नी को खास उन वीवीआईपी लोगों में उस शादी में इनवाइट किया गया। जब 2018 में मेरी बायोग्राफी लिखकर तैयार हुई तो उसकी प्रस्तावना भी श्री मान्यवर नीता अंबानी जी ने, उसका प्रीफेस भी मान्यवर नीता अंबानी जी ने लिखा, जिसको पीएमओ ऑफिस में मान्यवर प्रधानमंत्री जी के हाथों प्रकाशित किया गया। 2020 में जब मराठी किताब लिखी गई उसको भी प्रस्तावना नीता अंबानी जी दी, उसकी राजभवन में मान्यवर भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों 15 दिसंबर गए साली उसको पब्लिश किया गया। तो इस तरह से उनके साथ जुड़ा हुआ उनके परचेस ऑर्डर ने अपने आप में बड़ा जबरदस्त काम किया। काफी फार्मास्यूटिकल, काफी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, काफी बिल्डर्स हमसे जुड़े जिनके न्यू ईयर गिफ्ट्स हमने बनाने शुरू किए। इसके अलावा होटल, स्पा, मसाज सेंटर, केटरर्स, शादी ब्याह, गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, रेकी, मेडिटेशन, ट्रेडमार्क, सिंबल, हर तरह के काम हमारे पास आने लगे। 5 ग्राम से लेके 10-10, 12-12, 15-15 फुट तक की कैंडल्स हमने डिजाइन की। 2014 में हमने किंगफिशर के लिए 3.5 लाख बियर मग बनाए थे। बस इसको देखकर ऐसा टेम्पटेशन लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मोम का बना हुआ है, नीचे जेल है, इसमें बबल इफेक्ट भी दी गई और ऊपर हार्डवेक्स, दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने 3.5 लाख इस तरह के बियर मग हमने किंगफिशर के लिए बनाए थे, जिसमें लेमन ग्रास की खुशबू भी है और रोज आधा घंटा जलाएं तो करीब साल भर चलती है, इतनी बड़ी ये कैंडल है। लेकिन हम ईश्वर खुदा का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि मालिया जी देश छोड़कर गए, उसके पहले हमारी पाई पाई चुका के गए, नहीं तो अदरवाइज खान साहब मैं यहाँ नहीं होता, अभी इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमने कंपनियों के लिए, देश परदेश के बड़े बड़े हमने ब्रांड के लिए काम करना शुरू किया। बीच में सुला वाइन नासिक के लिए हमने 5.5 लाख से ज्यादा वाइनरी की बोतल बनाई थी। बीच में पुणे में यूरोलॉजिस्ट और मैक्रोलॉजिस्ट की जो किडनी के स्पेशलिस्ट है, तो पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, 25,000 से ज्यादा उनके डॉक्टर्स आए थे। तो बड़े से प्यारे से ऐसे गोल्डन बॉक्स में 2-2 लाल कलर की किडनी शेप की कैंडल, उनके ऑर्गेनाइजर्स की इच्छा थी कि उनके थीम की लगती कुछ कैंडल हम बनाए, तो ऐसे 50,000 कैंडल्स हमने उनके लिए बनाए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम आते हैं और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हम उसको पूरा कर पाते हैं। ये 10,700 डिजाइन तो हमने फोटोग्राफ्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजी। निकट भविष्य में हमें करीब करीब 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से सनराइज कैंडल ने आगे बढ़ना शुरू किया। 2012 में सत्यमेव जयते आमिर खान जी की जो प्रचलित सीरियल है, उसकी पूरी एक आधे घंटे के एपिसोड महाबलेश्वर यूनिट पे डिजाइन किया गया। 2014 में पहला नेशनल अवार्ड सनराइज कैंडल को मिला बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। ये कैंडल इंडस्ट्रीज का
पहला नेशनल अवार्ड था, राष्ट्रपति जी के हाथों विज्ञान भवन में यह अवार्ड दिया गया। 2016 में एक बड़ी अनोखी बात हो गई, हमें 58,000 नॉमिनेशन में से, जैसे काफी एयरलाइंस, काफी होटल, जैसे लेमन ट्री सरीकी है, रेलवे जो डिसेबिलिटी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उन सबको पीछे छोड़ते हुए सनराइज कैंडल्स को ओपन कैटेगरी में एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर के लिए दूसरा नेशनल अवार्ड दिया गया। और अभी 2019 में हमें रोल मॉडल इंडिया का तीसरा नेशनल अवार्ड दिया गया दोस्तों। लेकिन ये तीसरे नेशनल अवार्ड के वक्त तो विज्ञान भवन में एम वेंकैया नायडू जी ने, हमारे उपराष्ट्रपति जी ने ये अवार्ड दिया, लेकिन दरबार हॉल में राष्ट्रपति जी ने हमें चाय पे बुलाया। बड़ी ये ऑनर की बात थी, हमारे लिए किसी नोबेल पारितोषिक से कम नहीं था। लेकिन 2014 के पहले नेशनल अवार्ड के बाद जब हम दिल्ली से वापस लौटे, मैंने उस हर एक स्ट्रीट होकर को ढूंढा जिन्होंने सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए या वहां से मुझे हटाने के लिए या वो जगह खाली करवाने के लिए कितनी बार मेरी हैंड कार्ड पलटी कर दी थी, फेंक दी थी। वो चाहते थे कि मैं किसी मंदिर मस्जिद के बाहर बैठ के चाहिए उतना फंड जमा करूं या बनाने बेचने के चक्कर से बाहर निकलूं और उस जगह को खाली करूं, तो उनका दोस्त रिश्तेदार आके कल वहां पे दूसरी दुकान लगा दे। मैं उनको इग्नोर करके जब अपने काम पे लग जाता तो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने मेरी हैंड कार्ड वहां से फेंक दी थी। और जब हम दिल्ली से वापस लौटे, महाबलेश्वर लौटकर दूसरे दिन मैंने ढेरों मिठाइयों के बॉक्स खरीदे, उन सभी स्ट्रीट होकर को ढूंढा, उनके घर गया, उनको मिठाइयां दी, उनसे गले मिला और उनको एक बात मैंने जरूर कही कि आपने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रहती तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में जब तक हम हैं, ये हर्डल स्पीड ब्रेकर जिंदगी भर हमारे साथ लगे रहेंगे, लेकिन इन हर्डल्स के चलते ये हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, खरे अर्थ में ये हमारे ऊपर उठाने के लिए है। विवेकानंद जी कितनी प्यारी बात कहते थे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह ही आपकी गलत है। तो दोस्तों, इन रुकावटों से डरने से ज्यादा उससे डटकर हम सामना करें। और इसके लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है, डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहान होता है। दोस्तों, इन संघर्षों से हम लड़े, न कि पीठ दिखाकर हम भागने की कोशिश करें, लेकिन उस छोटी सी हैंड कार्ड से आज यहां तक का जो सफर है ना मित्रों, उसमें एक ही शब्द काम आया, वो था हार्डवर्क। हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। मैं सभी से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। दोस्तों, ये सही डिग्री का हार्डवर्क मतलब क्या? तो ऐसा नहीं कि 4 बोतल वोडका उड़ेली और रात भर वो बोट को हले से मार रहे और सुबह सुबह जब उजाला हुआ, वोडका भी उतरी, तब पता चला कि उस बोट के साथ में जो रस्सी बांधी गई थी पेड़ से, वो रस्सी खोलना ही हम भूल गए थे। दोस्तों, तो इस हार्डवर्क का कोई फायदा नहीं। तो ये सही डिग्री का, सही एंगल का, सही हार्डवर्क होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई कई डिग्रियां भी हमारी फीकी पड़ सकती है। और इसके लिए जरूर कहना चाहूंगा कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी मित्र मुझे सुन रहे हैं, आप यहाँ से कुछ मत लेके जाओ, लेकिन इन मेरी 4 लाइनों को आप जरूर अपने साथ बांध कर लेके जाना कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। आज यूथ बस लिफ्ट में बैठकर बटन दबाकर टॉप फ्लोर पे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये कदम 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 करके आगे बढ़ने की जो खुशी है ना दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। उस फुटपाथ पे खुली गटर के बाद में हाथ गाड़ी लगाते लगाते आज इन 70 देशों तक पहुंचने का आनंद बहुत बड़ा है दोस्तों। इस 28 साल के सफर में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो जो कदम कदम करके एक एक सफलता को हासिल करते हुए और असफलताओं से जूझते हुए जो
आगे बढ़ने का जो थ्रिल है, जो एडवेंचर है, वो बड़ा जबरदस्त है। कितनी भी बार आप अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग फोरम पे जब बात करके, अलग अलग मंचों से बात करके जब नीचे उतरे उनके दिए हुए टॉपिक पे बात करके, तो कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि भावेश जी आपको डर नहीं लगता? सामने 17-18 हजार लोग थे, अच्छे अच्छे स्पीकर अटकते हैं, बीच में पानी पीते हैं, लेकिन आप तो जरा भी नहीं अटके, तो आपको क्यों डर नहीं लगता? तो मैं उनको बड़ा आसान सा जवाब देता हूं कि भाई मुझे दिखता तो मैं जरूर डरता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों हम सब ने हमारे चारों ओर ऐसे एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी ना कि मुझे दिखता नहीं, मुझे सुनाई नहीं देता, मैं चल नहीं पाता, मैं गरीब परिवार से हूं, मैं किसान के घर से हूं, और आजकल तो देश के कोने कोने में बड़ा लेटेस्ट बहाना चला हुआ है कि मुझे आरक्षण नहीं मिला इसलिए मैं पीछे रह गया। दोस्तों जो है जैसा है बिल्कुल सही है, ईश्वर खुदा ने कुछ सोच समझकर हमें इन परिस्थितियों में डाला, तो जो भी परिस्थितियों में है उसका स्वीकार करें और हम आगे बढ़े। नहीं तो एमए की फर्स्ट क्लास की 2-2 डिग्रियां तो मेरे पास भी थी, थोड़ी और मेहनत कर लेता तो कहीं बैंक में मैं भी क्लर्की करता होता, किसी नीरव मोदी को मैं भी लोन सैंक्शन करता होता, लेकिन ये सनराइज कैंडल खड़ी नहीं हो पाती, इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाता, शायद आपसे मिल भी नहीं पाता दोस्तों मैं। तो जो है बेस्ट है उसका सामना करें, उसको स्वीकार करें, आगे बढ़े। कई कॉलेजों में, कई स्कूलों में जब मैं मित्रों से मिलता हूँ, विद्यार्थी मित्रों से, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सब कुछ होते हुए माता पिता ने इतने प्यारे इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाया, बड़ी बड़ी फीस भरी, लेकिन विद्यार्थी हमारे मित्र हैं कि छोटी छोटी बातों में हताशा, डिप्रेशन में मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। काफी कारण भी होते हैं कि वही टीनेजर्स वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप और मुंह लटकाए बैठे हैं, कहीं एटीकेटी लग गई, कहीं पे फेल हो गए, कहीं मार्क्स कम पड़ गए, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाए और बस मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। मैं उन सभी मित्रों से कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस भी क्षेत्र में आप हाथ डालें सफलता ही सफलता मिलेगी, पहले असफलताएं भी मिलेगी। तो उन असफलताओं को पहले हम स्वीकार करना सीखे। इन असफलताओं की बुनियाद पे सफलताओं की इमारतें खड़ी की जा सकती है। मेरे मित्र रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में क्या खूब लिखते हैं कि असफलताएं जीतने वालों को और प्रेरणा देती है, लेकिन यही असफलताएं हारने वालों को बर्बाद कर देती है। मैंने एक फिल्म देखी थी 3 इडियट, आप सबने भी देखी रहेगी, बहुत प्यारी फिल्म थी, बहुत प्यारा मैसेज था, लेकिन उसकी एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बनाने का एक प्रोजेक्ट दिया गया, वो हेलीकॉप्टर बना भी लेता है लेकिन उड़ा नहीं पाया, तो क्या करता है, पंखे से लटक कर खुद उड़ गया दोस्तों। और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। काफी कारण थे उसमें, लेकिन एक सबसे प्यारा कारण जो मुझे समझ में आया, उसमें जो मैंने बहुत उसके ऊपर सोचा कि ऐसा क्यों किया उसने, तब मुझे वो कारण समझ में आया कि उसने अपने दोस्त बनाने ही बंद कर दिए थे। अपने आप को कमरे में उसने अकेला बिल्कुल समेट कर रख दिया। दोस्तों जिंदगी में हमारे सराउंडिंग में कुछ 4-5 दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। आपके सहपाठी और जो विद्यार्थी मित्र हैं वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके जो प्रोफेसर हैं, लेक्चर हैं, आपके टीचर्स हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं। तो कुछ दोस्तों का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है, जिनको हम हमारे दिल की पूरी पूरी बात कह सकें दोस्तों। और इसके साथ साथ किताबों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आज भी मैं 250 से 300 पेज रोज सुनता हूँ, करीब 20-22 दिन मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अकेले, तो ये किताबें हैं जो मेरे साथ सबसे प्यारी मित्र के तौर पर मेरे मोबाइल में होती हैं। तो ये किताबों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। बचपन में इतनी गरीबी थी कि माँ नई कपड़े, नई साड़ी अपने लिए खरीदने से ज्यादा वो मुझे ज्यादा से ज्यादा किताबें दे सके तो वो पैसा पूरा किताबों में व्यय कर देती। मैं भी माँ ज्यादा से ज्यादा मुझे किताबें पढ़कर दे सके तो उसके घर के कामों में मदद करता। 10-12 साल की उम्र में मैं अच्छा कुक बन चुका था, लेकिन इतनी सारी किताबें मेरे पास जमा हो चुकी थी कि 5th स्टैंडर्ड के वेकेशन में 11 साल की उम्र में मैंने अपनी खुद की लाइब्रेरी खोल दी थी, क्योंकि उन किताबों को भाड़े पे देकर 10-20 पैसे भाड़े के मिल जाते, उन पैसों से फिर एक सेकंड हैंड और किताबें मैं खरीद लेता अपने लिए और माँ मुझे पढ़कर दिखाती। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी किताबें बचपन से पढ़ने को मिली, सुनने को मिली। अब तो मुंबई में टॉकिंग बुक लाइब्रेरी है हमारी, एमपी सा टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, जहां 5 लाख से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। आप ही की तरह अच्छे जो बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड करके ये पूरी लाइब्रेरी खड़ी की है और दिन भर उसमें से जबरदस्त एक से बढ़कर एक किताबें हमें डाउनलोड मिल जाती है और उसको मैं
पढ़ने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो इन किताबों का भी अपने साथ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी जो छोटी छोटी बातों से, मामूली मामूली बातों से जो हताशा, डिप्रेशन में बैठे हैं, उनको मैं जरूर कह देना चाहता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना। शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। जो बीत गया हम उसको डस्टर से साफ करें, और जो एम्प्टी ब्लैक बोर्ड मिली उस पे स्वर्ण अक्षरों से वापस अपना जीवन लिखने की शुरुआत करें। लेकिन फिर भी कभी दिल के किसी कोने में कुछ गलत विचार आए तो एटलीस्ट उस चाबी के गुच्छे को याद कर लेना, जिसमें 40-50 कितनी भी चाबियां हो सकती है, लेकिन कई बार उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो अंतिम क्षण तक हम कोशिश करते रहे, प्रयत्न करते रहे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर हमारे कदमों को चूमेगी। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात हमने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन 3 बंदरों के परिवार में एक और बंदर को जोड़ने की जरूरत है, और वो है बुरा मत सोचो। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा हमारे साथ में होता है। तो फिर हम अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें, एनर्जी क्यों ना सोचें। मेरी आवाज आप तक बराबर पहुंच रही है ना? एक बार मैं फिर भी कंफर्म कर देना चाहता हूँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, Yes, थैंक यू, Sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक yes, यू sir. जी। तो फिर हम अच्छा क्यों ना Yes, sir. सोचें, Yes, हम sir. पॉजिटिव क्यों ना सोचें, हम एनर्जी sir. क्यों ना सोचें। क्योंकि एक ताकत बिल्कुल है इस पृथ्वी पे, यूनिवर्स पे, जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। आचार्य रजनीश ओशो, जो पुणे में बड़ा प्यारा रजनीश आश्रम है, वो अक्सर इस ताकत को अस्तित्व का नाम देते थे। आप सब फिल्म की बात ज्यादा अच्छी तरह से समझते हो, तो किसी फिल्म में शायद ओम शांति ओम में शाहरुख खान इस ताकत को कायनात का नाम दे दे। हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन एक ताकत बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। तो फिर हम अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें, एनर्जी क्यों ना सोचें। समाज की या दूसरों की वीकनेस या बुराइयां ढूंढते 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 फिर दोस्तों जाने का वक्त आ जाता है, और फिर इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा की आईना पोंछता रहा। तो पहले हम अपने चेहरे की धूल को साफ करें और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करें। अच्छा, काफी मित्रों से हाथ मिलाता हूं तो उनकी हर उंगली में अंगूठी। मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां आपने क्यों पहनी हुई है? तो कहते हैं हमने भी बड़े पापड़ बेल लिए, बड़ी मेहनत कर ली, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ दिया, वही नैया पार लगाए। वापस मुझे बताते भी है कि अंगूठियों में जो ये लाल वाला पत्थर का टुकड़ा हमने लगाया है वो मंगल ग्रह को प्रतिनिधित्व कर रहा है, सफेद वाला किसी और ग्रह को। मैं कहता हूँ ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा कर सकते हैं? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के वो तुम्हारी भलाई के लिए लग जाएंगे? जो कुछ करना है तुमने खुद ने अपना करना है। मराठी साहित्य में वामन राव जी की बड़ी सुंदर एक वाक्य है, बड़ा प्रचलित वाक्य है कि तुझ तुझे जीवनाचा शिल्पकार। हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं। बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता दोस्तों। और जो आज भी इस अंधविश्वास की दलदल में बैठे हुए हैं उन तमाम मित्रों को मैं कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं दोस्तों। बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह आके हमारी जिंदगी की तस्वीर नहीं बना सकता। उस 1988 की साइकिल टूर के बाद जिंदगी से करीब करीब स्पोर्ट्स निकल चुकी थी मित्रों, लेकिन जिस एज में स्पोर्ट्समैन ग्राउंड छोड़ देते हैं उस 26, 27, 28 के एज में मैंने वापस खेलना शुरू किया। आप सब जानते हैं जैसे ओलंपिक है वैसे पैरा ओलंपिक। तो डिस्ट्रिक्ट पैरा ओलंपिक मैंने 97-98 में पहली बार खेले। स्कूल टाइम से मुझे शॉटपुट, डिस्कस और जावलिन, गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक, ये मेरे पसंदीदा थ्रो इवेंट्स, मेरे पसंदीदा खेल थे। तो वही डिस्ट्रिक्ट पैरा ओलंपिक से मैंने खेलना शुरू किया। 99 में पहली बार महाराष्ट्र स्टेट खेला, 2000 मुझे बेंगलोर में पहली बार नेशनल खेलने का मौका मिला, और 2002 से टिल टुडे मित्रों शॉटपुट का मैं नेशनल रिकॉर्ड लेके हूं। अब तक 106
17 पैरा ओलंपिक के मेडल्स हैं दोस्तों। ये कोई बड़कपन के लिए मैंने बैंकों के लॉकरों से मंगा के लिए आपके नहीं रखे हैं। यूनियन बैंक के लॉकरों में 3 लॉकर हमें दिए गए सिर्फ मेडल रखने के लिए। ऐसे 117 मेडल्स हैं मेरे पास में। लेकिन ये मेडल दिखाकर मैं आपसे अब शर्त लगाना चाहता हूं, इस बार तो ठीक है कि हम ऑनलाइन जुड़े, लेकिन जब ऑफलाइन जुड़ेंगे, मैं आपके इंस्टीट्यूट में नागपुर आऊंगा या आप कभी महाबलेश्वर आएंगे दोस्तों, तो बस मैं चाहता हूं कि मुझसे ज्यादा मेडल्स आप लेके आए। आप आपके इंस्टीट्यूट का, आपकी कॉलेज का, आपके देश का नाम बहुत रोशन करे दोस्तों। लेकिन एक बात जरूर है कि इन स्पोर्ट्स की और इस हेल्दी कंपटीशन या स्पोर्ट्स भावना के कारण दोस्तों एटलीस्ट हम एक्सरसाइज करना शुरू करें, हम थोड़ा ग्राउंड पे खेलना शुरू करें, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर के या लैपटॉप के अंदर ऐसे खो चुके हैं कि हम शायद ये फील्ड पे दौड़ना भागना ही भूल चुके हैं दोस्तों। बॉडी फिट है तो हमारा मन मस्तिष्क विचार सब फिट है। माँ बचपन से बड़ी प्यारी बात कहती कि भावे तेरा तन और मन फिट है तो तेरे ऊपर धन की बरसात करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो बस कुछ ऐसे स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन इसके पीछे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूं, मैं एक भी नहीं खाता, लेकिन उसका सपोर्ट है। वो जब 2000 में पहला मैंने नेशनल खेला और पहला गोल्ड मेडल आया, उसने कहा आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके रोज जिम तक जाना पड़ता है, तो जिम ही आप तक क्यों नहीं आ सकती। उसने घर पे ही एक बड़ी सी जिम लगा दी। पास में ही हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है महाबलेश्वर की। लेकिन परिस्थिति अब ऐसी है कि रोज सुबह 4 से 8 मैंने जिम में रहना पड़ता है। आज 51 की उम्र में भी रोज सुबह मैं 450-500 पुशअप्स निकालता हूँ दोस्तों। उसके बिना नाश्ता नहीं मिलता। कई बार रात को लेट हो गया, ट्रैवलिंग होती, जहां भी होता हूँ तो उन होटलों में मैं मेरी ये एक्सरसाइज पूरी कर लेता हूँ। लेकिन महाबलेश्वर में रात को लेट हो गया, नहीं सुबह को उठ पाया, नहीं जिम में जा पाया, तो फिर नाश्ता नहीं मिलता। फिर बड़ी मिन्नतें करो, बड़ी खुशामतें करो तो आधा सा पराठा दया दृष्टि दिखाते हुए मिल भी जाता है। उस आधे से पराठे को लेके जिम के किसी कोने में खड़े रह के चेहरा नीचे करके गुनहगार की तरह चुपचाप खा लेता हूँ और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ। अजीब नाश्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन ये सब के सब मेडल नीता मेरी धर्म पत्नी को समर्पित है। लेकिन परेशानी तो मेरे स्पेन के कोच ने बढ़ा दी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से जो मुझे स्पेन का कोच मिला, कुछ सालों पहले रोज मेल करके वो मेरी वाइफ से कहता कि बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन भावेश ने एक 6 से 8 किलोमीटर एटलीस्ट हफ्ते में 4 दिन दौड़ना चाहिए स्टेमिना के लिए। उसको क्या मालूम कि यहाँ हालत खराब हो जाती है, पसीना पसीना हो जाता हूँ। उसके बाद ग्राउंड प्रैक्टिस भी होती है, लेकिन कोच कहता है तो करना पड़ेगा, क्योंकि साई को रोज रिपोर्ट्स भी भेजने होते थे। तो नीता ने कहा मेरी वाइफ ने कि चलो कुछ रास्ता निकालते हैं। वो अपनी कार में बिठाकर महाबलेश्वर में एक बड़ा सा ग्राउंड है जिसको पोलो ग्राउंड कहते हैं, वहां लेके गई। मुझे लगा कि किसी को बुला के रखा होगा, उसके साथ हाथ में हाथ बांधकर भागूंगा जैसे अक्सर ब्लाइंड लोग भागते हैं। उसने कहा 800 मीटर का एक राउंड है, तुम 10 राउंड लगा लो, तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए उसने अपनी कार की डिक्की खोली, उसमें से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी भी निकाली। उसी दिन उसने कार को एक नया कैरियर भी लगाया था। एक छोर उसने कैरियर को बांधा, उस 15 फुट की नायलॉन की रस्सी का दूसरा छोर मेरे हाथ में देते हुए कहा कि अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो, हमारी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू होगी। मैं भी बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया है मेरी धर्मपत्नी ने। लेकिन ये खुशियां सिर्फ 7 दिन टिकी दोस्तों। 8वें दिन से समझ में आया कि कहीं तो भी गड़बड़ है। और उस दिन से आज तक मुझे मेरी वाइफ से बहुत दबके रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दबके रहना पड़ता है, क्योंकि आज गलती से ऊंची आवाज में बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और बोलो जोर से, और फिर खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब के सब मेडल नीता जी को समर्पित हैं दोस्तों। मैं उसको हर बार मजाक में कहता हूँ कि नीता, हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के होते हैं, लेकिन आपको एतराज न हो तो उस 7 के साथ एक 0 और लगा देना। उसको अक्सर कहता हूं कि आप गांधारी से बड़ी हो, क्योंकि वो तो शायद आंखों में पट्टी बांधकर बैठ गए थे, ऐसा ही हमने सुना, ऐसा ही हमने पढ़ा, लेकिन आपने आपकी सुंदर आंखों से मुझे ये सुंदर दुनिया को दिखाई दोस्तों। बस उसके सपोर्ट से आज ये सब मुमकिन हो सका। लेकिन सनराइज कैंडल अब हमारे लिए कोई बिजनेस नहीं है, हमारे लिए एक यज्ञ है, एक चढ़वड़ है। मैं कर सकता हूं तो मेरे और दोस्त क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। उस खुली गटर के बाजू के फुटपाथ से 50 रुपए भाड़े की हाथगाड़ी से आज मैं 7 समंदर पार, आज 70 देशों तक पहुंच सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और हम क्यों काम मांगने वाले बने, हम काम देने वाले क्यों नहीं बन सकते। बस
आज जो समय है, वर्तमान को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े, क्योंकि जो बीत गया ना दोस्तों, वो कभी वापस नहीं आने वाला, और काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस जरूरत है कि उसको पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करने की दोस्तों। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी भविष्य में इसी तरह से एक बड़े उद्योगपति, बड़े एंटरप्रेन्योर के तौर पर जाने जाएं। और बस हमें आपसे कुछ सुनने का मौका मिला। हमने सभी यूनिट पे एक व्यवस्था की हुई है, सुबह काम पे लगने के पहले हम इकट्ठा होते हैं और ईश्वर खुदा से बस प्रे करके यही दुआ करते हैं कि इन छोटी छोटी जो सफलता है, इतने सारे इंटरनेशनल, नेशनल या मेडल वगैरह हुए, तो बस इन सफलताओं से ऐसा ना हो कि हम हवा में उड़ना शुरू करें। बस हम ईश्वर खुदा से यही दुआ करते हैं कि हमारे पैर जमीन से जोड़े रखें, क्योंकि होता ऐसा है, हमने कई बार ऐसा देखा सोसाइटी में, कहीं कुछ सफलता मिली नहीं कि लगे हम हवा में उड़ने। और ये जो हवा में उड़ने वाली मानसिकता है, उन तमाम लोगों को मैं एक बात जरूर कहता हूं कि शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, शोहरतें कहां हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हो हर बार खतरे में रहती है। तो जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी है। प्रकृति भी कितना सुंदर हमें सिखाती है, पेड़ों को भी जब फल लगते हैं उनकी ब्रांचेस झुकती है दोस्तों। तो हमारे भी व्यक्तित्व को जब ये सफलताओं के फल लगे, हमने झुकना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी होती है कि जब कुछ भी नहीं होता ना, तो हम वी के बड़े बड़े नारे लगाते हैं, कुछ भी नहीं होता तब। लेकिन जब कुछ हम हासिल कर लेते हैं, तो ये हम में से, वी में से कब मैं पे बात आ जाती कि मैंने किया, मैंने किया। और ये मैं वाली मानसिकता बड़ी घातक है। खरे अर्थ में सनराइज कैंडल भी एक टीम वर्क है दोस्तों, ये टीम काम करती है। मैं कभी नहीं था कि ये मैंने किया। और जो ये मैं वाली मानसिकता के साथ आगे बढ़े हुए हैं, उनको मैं ये जरूर कह देना चाहता हूं कि गलतफहमियों का नया दौर चला है ऐसे, गलतफहमियों का नया दौर चला है ऐसे कि हर ईंट समझ रही है दीवार उसी के भरोसे। तो ये मानसिकता बिल्कुल काम नहीं आने वाली। बस ये टीम के साथ में हम आगे बढ़े, तभी हम सफल हो सकते हैं दोस्तों। इसी मानसिकता के हम आगे बढ़े, और जो भी है बस जमीन से जुड़कर जो भी सफलता है उसको पूरी तरह से हम आत्मसात करके और बस एक जमीन से जुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन एक बात जरूर मैं कह देना चाहता हूं कि आज कॉलेज का पहला आपका साल हो या स्कूल में एडमिशन जब दिलाया जाता है ना, तो बस हमने एजुकेशन को या इस तरह से सभी हमारे जो भी शिक्षण हमें दिया जाता है, हमने एक पैकेज के साथ या पैसों के साथ में तोलना शुरू कर दिया कि क्या लाइन लेंगे, कितना पैसा मिलेगा, बस तुरंत तुरंत गिनती शुरू हो जाती है। सोसाइटी में भी ऐसा ही हो चुका है कि हम सब ने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। हमने सब ने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया। मैं सभी से कहता हूं, ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर काफी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में करोड़ों अब्जों रुपए कमाने वाले सामने बैठे होते हैं, उन तमाम मित्रों से मैं कहता हूं कि अब पेन के साथ आधार और आधार के साथ न जाने क्या क्या जुड़ चुका है। अब कौन बनेगा करोड़पति कहना आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है। और जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए दोस्तों, तो उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। अभी कुछ 4-5 दिन, हफ्ते से हम रोज कानपुर की न्यूज सुन रहे हैं कि 200 200 250 करोड़ रुपए होते हुए बस एक सेकंड हैंड टू व्हीलर पे वो बंदा घूम रहा है। तो ऐसे पैसों का क्या उपयोग है दोस्ता? ये जो ज्यादा का पैसा है ना, ये सोसाइटी में बांटना बहुत जरूरी है, इन जरूरतमंदों में बांटना बहुत जरूरी है, तभी सोसाइटी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। मुझे आपके साथ शेयर करके बहुत अच्छा लग रहा है कि 1.5 साल के पेंडेमिक में, लॉकडाउन में हमारे 9,500 परिवारों को एक दिन भी, एक महीना भी उनकी सैलरी से वंचित नहीं रखा गया। घर घर उनके तक ग्रोसरी भेजी गई, उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेजे गए। और इस 1.5 साल के पेंडेमिक का, इस लॉकडाउन का हमने फायदा भी, नो डाउट हमें भी हमारे काफी दोस्तों रिश्तेदारों को खोया,
लेकिन ये 1.5 साल नेटवर्किंग के लिए हमें इतना मददरूप हुआ। जो 28 सालों में, 26 साल में पीछे लोग छूट चुके थे, जिनके एड्रेस थे, फोन नंबर थे, मेल आईडी थे, सबको सबको हमने वापस जोड़ना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त काफी वक्त भी था हमारे पास में, ट्रांसपोर्ट बंद था, कुरियर सर्विस बंद थी। हमने स्पीड पोस्ट को हमारा पार्टनर बनाया, उनको सैंपल भेजे गए, उनके साथ वापस हमने नए सिरे से एक दोस्ती करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। और उसका इस 1.5 साल की नेटवर्किंग का फायदा ये हुआ कि करीब 2027-28 तक के अभी 9,500 मेरे ब्लाइंड मित्रों के लिए रोजगार जनरेट हो चुके हैं दोस्तों। उनके लिए कुछ और कहीं हाथ पैर न मारे तो भी 2027-28 तक के काम उनके पास है, लेकिन आई 2-3 में हम और आगे के 5 साल 10 साल के काम उनके लिए जोड़ देंगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। करीब 2024 तक के पूरे वर्ल्ड में 40 से 45 हजार करोड़ कैंडल लगने वाली है, ये सर्वे कह। हम तो चाहते हैं कि उसका करीब 20% शेयर सनराइज कैंडल हासिल कर रहे, उसके लिए जी जान से लगे हुए हैं। उनके साथ हमारे संबंध बिगड़े तो वहां से जो 10-10, 12-12 हजार करोड़ की फैंसी कैंडल्स आती थी वो बंद हो चुकी है। उसके ऊपर 400, 500, 600% ड्यूटीज बढ़ गई। तब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के लिए तो ये वरदान रूप हो चुका है, लेकिन मुमकिन नहीं है, क्योंकि काफी मैनेजमेंट कॉलेज, 350 से 400 मैनेजमेंट कॉलेज दिल्ली IIT से लेके अहमदाबाद IIM तक हमें केस स्टडी लेती हैं। उन तमाम मित्रों से मैं कहता हूं कि चीजें बनाना आसान है, आज नहीं तो कल आप चीजें बनाना सीख जाओगे, लेकिन सबसे जरूरत है उसको मार्केट करना, उसका मार्केटिंग करना। हमारी बनाई हुई चीजों को बेचना बहुत जरूरी है। अगर हम बेचना सीख गए फिर हमें बनाने का पूरा हक है दोस्तों। तो इस मार्केटिंग की स्किल को भी आत्मसात करना बहुत जरूरी है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम उस पर ज्यादा फोकस पैर पे खड़े हैं। करीब 125 से ज्यादा ऐसे मेरे ब्लाइंड मित्र हैं जिन्होंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है। वो दिन रात 365 दिन सनराइज कैंडल के लिए काम करते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो मैं कह रहा था, ये पैसों वाली बात दोस्तों, ये जो फंड है, जो ज्यादा का पैसा है, ये जरूरतमंदों में बांटना बहुत जरूरी है। हर धर्म में हमने अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि ऐसे कई शब्द सुने, और कहते हैं कि इस तरह से काम करेंगे तो ये जन्नत मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया को अलविदा कहूं, इस सुंदर धरती को मैं टाटा बाय बाय कहूं, उसके पहले कम से कम एक 50,000 ही सही मेरे इन दिव्यांग ब्लाइंड मित्रों को मैं उनके पैर पे खड़ा कर दूं, उनको रोजगार जनरेट कर दूं। मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष नसीब हो गई दोस्तों। बस मैं कोई मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, वहां जाकर भी मुझे क्या दिखने वाला है। ये जो तमाम मेरे दिव्यांग मित्र हैं जो खुद एक ईश्वर खुदा का रूप है, उनको छोड़कर मैं किस मंदिर मस्जिद के दरवाजे खटखटाऊं दोस्तों। और इन पैसों के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, हे जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। हे जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, हे जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। हे गरीबी यूं रास्ते में हमें अकेले मत छोड़ देना, हे अमीरी दूर हट नापाक हो जाएंगे हम। कलाम साहब की एक और लाइन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अक्सर वे कहते थे कि स्वप्न वो नहीं जो नींद में देखे जाए, लेकिन स्वप्न वो है जो नींद आने ही न दे। मैं भी कुछ सपनों के साथ में आगे बढ़ा हुआ हूं। कम से कम 50,000 लोगों को मैं सनराइज कैंडल के माध्यम से रोजगार देना चाहता हूं। 150 फुट से ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची कैंडल बनाने के लिए हम अग्रसर हो चुके हैं। आप तो सब इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, आपके दिमाग में इस तरह का कोई डिजाइन आता है, आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप सबका मैं वेलकम करता हूं। माउंटेनियरिंग करता हूं, 2 बार स्टोकांगरी हुई। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर अभी अक्टूबर में मैंने क्लाइंब किया सक्सेसफुली। हम पहला ब्लाइंड ग्रुप बने जो हम किलिमंजारो सक्सेसफुली क्लाइंब कर पाए। मीरा हिल नेपाल हुआ, आइलैंड नेपाल हुआ, माउंट एवरेस्ट का एडवांस कैप हम लोग क्लाइंब कर चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का एरिक के बाद पहला ब्लाइंड बनूं जो माउंट एवरेस्ट उस 8,848 मीटर की ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच पाया। उसके लिए कोशिश करता हूं। जब शुरुआत के दिनों में नीम नेहरू
माउंटेनियरिंग देहरादून में ट्रेनिंग लेने के लिए गया, तो मुझे उन्होंने नहा के दिया। और थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग थे तो तुरंत कहना नहीं चाहते कि आपको दिखता नहीं इसलिए हम आपको लेना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने मुझे घुमा फिरा के समझाना शुरू किया कि वहां के जो ऑफिसर थे, इंस्ट्रक्टर थे, कि मिस्टर भाटिया, जब इन पहाड़ों पे ऊंचाइयों पे हम चढ़ते हैं तो ऊपर से ये कार, मकान, इंसान, घर सब छोटे छोटे चींटी जितने दिखते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को वर्टिगो का प्रॉब्लम हो जाता है, अच्छे अच्छे लोगों को चक्कर आ जाते हैं, तो आप ये न करें तो अच्छा है। मैंने उनको बीच में रोका, मैंने कहा पहले आप मुझे लीजिए, मुझे दिखता तो मुझे वर्टिगो का चक्कर का प्रॉब्लम होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे सिलेक्ट करें। मैंने उनको बाध्य किया, उनसे ट्रेनिंग ली और सक्सेसफुली हमने इतने सारे हिल हमने सर किए। यहाँ करसू भाई जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है, 9 बार मैं क्लाइंब कर चुका हूँ। कभी हुआ तो हम सब मिलकर कोई एक अच्छी माउंटेनियरिंग के लिए जाएंगे, एक पर्वतारोहण के लिए जाएंगे। मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं खरे अर्थ में आपके इंस्टीट्यूट का हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद करता हूँ। खान साहब, रूपाली मैम, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज कितने दिन पहले से आपने ये नियोजन करके रखा हुआ था। जो प्रिंसिपल सर हैं, मान्यवर ट्रस्टी महोदय हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, सभी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन दोस्तों एक बात है, हम ये वर्चुअली मिले या आपस में मिले, इस तरह से आपस में मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलने से ही रास्ते निकलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, बस जरूरत है हम आपस में मिले, इस तरह से आपस में मिलकर उनके ऊपर में हम काम करने की कोशिश करें। हम प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशन पे बात करें, और जिस तरह से आज हम इस वर्चुअल माध्यम से मिले हुए हैं, इसी किसी न किसी माध्यम से आपस में मिलना बहुत जरूरी है। और इस मिलने मिलाने पे 2 लाइनें याद आ रही है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगूछा है मेरा, बेच दूं इसको तो कई कारें आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाएं। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहल्लत दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे फिर आ जाएं। और मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ठहर जाना अगर रास्ते में कोई मजारे आ जाए। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं। और बस आखिर में वापस आपको कहना चाहूंगा, बस हमारे जीवन में हम एक विजन को क्लियर कर लें। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक विजन का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और बस उस विजन को फॉलो करते हुए हम हमारी मंजिल की ओर बढ़े। दोस्तों, हर्डल, स्पीड ब्रेकर, तकलीफें, परेशानियां, स्पीड ब्रेकर जिंदगी भर हमारे साथ चलने वाले हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर है तो ऐसी छोटे छोटे कितने भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। एक नई ऊर्जा के साथ में हम आगे बढ़े और इस विजन, इस मंजिल के ऊपर ये 2 लाइनें जो मेरी सबसे पसंदीदा लाइन है, आपके साथ में जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, जो हमारा विजन है कि मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ हैं, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ हैं। दोस्तों, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारी मंजिल, हमारे लक्ष्य, हमारे उद्देश्य, हमारे विजन की ओर होना चाहिए। ये तकलीफें तो सब ये बीच बीच में आती रहेगी, बस उसको ओवरकम करके हम आगे बढ़े। और अंत में मेरी वाणी को विराम देने से पहले वंस अगेन आप सभी महानुभावों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहाँ जो बुलाया, ये जो मान सम्मान दिया, ये सिर्फ एक भावेश का नहीं, देश के कोने कोने में बसने वाले लाखों करोड़ों मेरे दिव्यांग मित्रों का मान सम्मान है। उनके सबके तरफ से भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपके इंस्टीट्यूट के प्रति, आप सब मान्यवरों के प्रति मेरे हृदय में जो श्रद्धा के भाव है, वो मुझे बिल्कुल कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में बुद्ध बनकर बैठे होंगे, जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में
बूत बनकर ऐठे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। सदियां बीते, अरे सदियां बीते, जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तब भी एसबी जैन कॉलेज आप घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे होंगे, अक्षर बनकर बैठे होंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो तो निसंकोच आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। बाप रे, मैं तो स्पीचलेस हो गई, मैं क्या बोलूं, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा सर आपके बारे में हमने। थैंक यू। हेलो। जी मैम। आपके बारे में हमने इतना सारा पढ़ा था और यूट्यूब पे देखा था, पर आज आपसे सुन के आपके बारे में सचमुच बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। So thank you sir, you are our role model. थैंक यू। Thank you from the bottom of our heart on behalf of first year engineering department जी। of SB Jain Institute of Technology Management and Research and Autonomous Institute. We are glad that you joined us. Thank you sir. Thank you. बस मैंने मैडम- सभी विद्यार्थियों से मैम वो मेरी मेडल वाला कंपटीशन की बात वापस उनको मैं याद दिला दूं कि अगले बार मैं मिलूंगा। हाँ, सर। तो बस मुझसे ज्यादा आप मेडल्स आप जरूर लेके आइएगा। मुझे 8 अलग अलग यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिलीट भी दी हुई है। बस मुझसे ज्यादा डिग्रियां, मुझसे ज्यादा मेडल्स आपके पास हो, यही मैं ईश्वर खुदा से प्रार्थना करता हूँ। और सनराइज कैनल का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, आप उस पर जरूर जुड़ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं जी आप, है ना। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। मैडम, मेरा ऐसा मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है, मेरी ऐसी इल्तिजा है कि कोई बच्चा अगर डॉक्टर भावेश भाटिया सर से इंटरेक्ट करना चाहता है, कोई क्वेश्चन अगर करना चाहता है, तो वो खुशी जरूर होगी। करें। ऐसी मेरी मुझे बहुत इल्तिजा अच्छा है लगा। यहाँ पे जी। हाँ सर, प्लीज। जी। कोई स्टूडेंट अगर बात करना चाहता है, कोई सवाल है, प्लीज इंटरेस्ट है। Students, हाँ. Students, if you have any doubt, प्लीज आप Please झिझक छोड़ ask. के हम तो वी आर फ्रेंड्स, आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं जी। हेलो सर। हेलो। सर मुझे आपको कुछ एक बात बतानी थी। नहीं, आप अभी भी बहुत हैंडसम लगते हो। अरे क्या बात है। थैंक यू सो मच। शायद आपने मुझे कारण बता दिया कि क्योंकि हमारे वो स्टॉल तो आज भी है, लेकिन मेरी वाइफ मुझे अब उस स्टॉल पे जाने नहीं देती। शायद यही कारण होगा। वो कहती है कि आपके और जो बैचलर ब्लाइंड फ्रेंड है उनको हम उस स्टॉल पे जाने देते हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो आज भी आते हैं वहां पे महाबलेश्वर में। थैंक यू सो मच। जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आपने हमें इतना अच्छा गाइड किया एंड आपके पास जो इतने सारी डिग्रीज एंड इतने सारे मेडल्स है, आपसे हमको मतलब मोटिवेशन मिला कि यस वी आल्सो वांट दैट। यस, अरे मैं कर सकता हूँ, मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ दीदी, तो आप तो खुली आंखों से मुझसे 1000 गुना ज्यादा अचीव कर सकते हैं। आपको बहुत sir. शुभकामनाएं जी। थैंक यू सो मच सर। आपके प्रोफेसर्स, आपके मार्गदर्शक का थैंक यू कहते हैं कि जिनके माध्यम से आज हम लोग सब आपस में जुड़ सके हैं, उनका मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। गुड Thank you. आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। प्लीज। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे आपकी, बताइए। हेलो। हाँ जी बोलिए। You're audible, sir. Please ask. हाँ बताइए दीदी, आपकी आवाज आ रही थी मुझे, बोलिए। मयूरी, you're audible. हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी। हाँ सर, हम कभी कभी नहीं दीदी, आपकी आवाज टूट रही है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। हाँ मयूरी बहन, आप वापस कोशिश करें, आपकी आवाज टूट रही है, बोलिए। बेटा, you can send your question in chat box, so we'll address to sir. आप पूछना ही चाहते हो तो आप अपने चैट बॉक्स में इंटर कर दीजिए। हाँ खान साहब, ये बड़ा प्यारा जरिया है, अगर कहीं नेटवर्क इश्यू है तो इस तरह से भी हमारे वार्तालाप हो सकती है जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैंने भी कल सुबह ही पीक क्लाइम की है।
वेरी गुड, अरे क्या बात है। आप वो एफर्ट समझ सकते हो, जिसने वो क्लाइम किया उसको पता चलता है कि मैं 2.5 घंटे में, अब मैं एकदम रिकॉर्ड समय में मैं ये पूरा करता हूँ क्लाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी अपने आप को आजमाने की बात आती है, तो नियरेस्ट है तो एक 5-5.5 घंटे की ड्राइव के बाद वहां पहुंच जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं क्लाइम करूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जी, हर हर मौसम में मैंने वो क्लाइम किया हुआ है। यस सर। जी। और ऊपर टॉप पे पहुंच के जो एक ओ कुछ अचीव करने वाला फील आता है ना, वो बड़ा जबरदस्त है। हाँ सर। जी। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। I am Nitiksha. नमस्कार जी। Sir, I am literally speechless. आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया, बट हमें आपको कॉलेज में लाइव देखने का मौका मैं कब मिलेगा? बिल्कुल, मैं जरूर, मैं जैसे ही हम इस थोड़े इसमें से क्लियर कोरोना इसमें से बाहर आते हैं, हम जरूर रूबरू मिलेंगे। और मैं चाहूंगा मैं नीता मेरी धर्मपत्नी को भी साथ में लेके आऊं, और हम जरूर आप सबसे मिलना चाहेंगे। मुझे मोस्ट भी वेलकम बहुत सर, खुशी होगी मोस्ट इनफैक्ट वेलकम। आप सबसे जुड़कर, आप सबसे मिलकर। कई बार मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जी। जी, तो मैं खुद बड़ा उत्सुक रहता हूँ कि आप सबसे मिल सकूं मैं जी। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम, वी आर ईगरली वेटिंग जी फॉर बोथ ऑफ बिल्कुल यू हम सर। मिलेंगे जी, हम बिल्कुल मिलेंगे जी। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। सर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, 4 लाइनें आपके लिए बोलकर मैं पूरा प्लीज 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 सर ईशा, अरे वाह वाह, जी। सर, महक बन के गुलों से उड़ते हैं, क्या बात है, महक बन के गुलों से उड़ते हैं और घटा बन के पहाड़ों से उड़ते हैं। वाह, महक बन के गुलों से उड़ते हैं और घटा बन के पहाड़ों से उड़ते हैं, और ये कैचियां क्या रोक पाएंगी हमें उड़ने से? क्या ये कैचियां क्या रोक पाएंगी हमें उड़ने से, कि हम परों से नहीं बल्कि हौसलों से उड़ते हैं। वाह वाह, अरे क्या बात है सर। बहुत खूब, बहुत खूब, कितनी प्यारी बात सर, बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात कही थी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम ओवर टू यू, रूपाली मैडम ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर, इस मंच से ही मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, जब जी। भी हम नॉर्मल परिस्थिति आ जाएगी हमारे देश में, बिल्कुल जी, तो जरूर हम आपको अपने यहाँ लाएंगे। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल जुड़ेंगे। और आज सभी मेरे जो विद्यार्थी मित्र अपने कमरों में या अपने घर से आज इस प्रोग्राम से जुड़े हुए, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, मैं सभी से कह देता हूँ कि आपके बाजू में आपके माता पिता, मित्र, आपके भाई बहन जो भी है ना, उसका हाथ हाथ में लेकर मेरे साथ में ये जरूर आप गुनगुना देना कि सभी चांद सूरज सितारे, सभी चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक हाथ तेरा मेरे हाथ में रहे, और साख से टूट जाए, साख से टूट जाए वो पत्ते नहीं है, हम कोरोना से कह दो कि औकात में रहे। बस हम सरकारी नियमों का पालन करें और ये दिन भी बीत जाएंगे, ये कोरोना भी एक इतिहास हो जाएगा, और बस एक नई ऊर्जा के साथ हम बिल्कुल भविष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू वर्ड बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी थैंक यू सर। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, इवन नए साल की ढेरों शुभकामनाएं जी। आप सबको बहुत 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 अभिनंदन जी। धन्यवाद सर, आप सबको भी नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू।